हाय फ्रेंड्स, टारगेट विश्व में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। सीडीपी 30 क्वेश्चन कराएंगे, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस नंबर 6 रहेगा। हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला है डोनाल्ड, दूसरा है मिलर, तीसरा है पियाजे, चौथा है बंडूरा और वाल्टर्स। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। एक कथन है, इसमें ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा। एक कथन है, मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सिद्धांत बंडूरा और वाल्टसर ने दिया था। दूसरा देखते हैं, दूसरा है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। पहला देखते हैं, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। हम देखते हैं, दूसरा है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तीसरा है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। चौथा है विकास हमेशा सामान्य से विशेष और की ओर चलता है। तो आप लोग बताइए इसमें से हमें निगेटिव ढूंढना है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? पहला है संवेदिक पेशीय अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग बताइएगा संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो आप लोग बताइएगा। इसमें है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। पहला है शैशवावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा है किशोरावस्था को, चौथा है प्रौढ़ अवस्था को। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें है बाल्यावस्था में। पांचवा है भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्व अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा है वयस्क अवस्था। तो आप लोग बताइएगा पांचों में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें है प्रारंभिक अवस्था। छह नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सातवां है भरना में और बच्चे की सामाजिक के द्वितीय कारक हैं। पहला है परिवार और आसपास पड़ोस, दूसरा है धर्म अभिभावक, तीसरा है स्कूल धर्म परिवार, दूसरा है सॉरी चौथा है परिवार और स्कूल। तो आप लोग बताइएगा कौन सा रहेगा। इसमें है स्कूल और धर्म बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं। आठवां है हमारा वर्तमान समय में बाल केंद्रीय शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं नहीं है? तो हमें बताना है इसमें से कौन सा बाल केंद्रित विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, दूसरा है बालक के मनोविज्ञान
को समझाना। तीसरा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। चौथा है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो हमें निगेटिव ढूंढना है, तो निगेटिव है हमारा तीसरा ऑप्शन, तो इसमें रहेगा निगेटिव। जहाँ केवल आ जाए उसमें हमको निगेटिव ही समझना चाहिए हमेशा, ये कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता केवल जहाँ दिए रहेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीन सही रहेगा। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। 9वां है एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्ध होती है। आप लोग बताइएगा। बुद्धि लब्ध बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। हमारा है मानसिक आयु है हमारा 18 वर्ष, तो हम ऊपर 18 वर्ष रख देंगे। फिर उसके बाद वास्तविक आयु हमारा 15 वर्ष है गुणे 100, तो हम काट देंगे 3 6 18 और बचा हमारा 5 5 दूनी 10 20 6 दूनी 12, हमारे आंसर होगा 120। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ये सूत्र आप लोग याद कर लेना। बुद्धि लब्ध बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय या काल्पनिक आय गुणे 100। 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। पहला है व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तीसरा है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटियां हों। चौथा है उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही रहेगा, उपरोक्त सभी कथनों के बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। 11 नंबर है अध्ययन असहायता लाचारिता महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि पहला है क्षमता से सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। दूसरा है हमारा प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। तीसरा है शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय है। चौथा है शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होती है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। 12 नंबर है हमारा निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। पहला है तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है प्रभाव का सिद्धांत, तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है सीखने के प्रबलन सिद्धांत। तो आप लोग बताइएगा कौन सा नहीं है थार्नडाइक का सिद्धांत। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा नहीं है, सीखने का प्रबल सिद्धांत है। बल्कि ये सीखने का प्रबल सिद्धांत सीएल हल ने किया था, और पहला और दूसरा और तीसरा है थार्नडाइक का सिद्धांत। 13 नंबर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ढूंढना है सत्य का। पहला स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। दूसरा देखते हैं पुरुष सुझावों के प्रति
अधिक संवेदनशील होते हैं। तीसरा, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो आप लोग बताइए कौन सा सत्य है। इसमें है पहला नंबर। चौदह नंबर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है। पहला है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, दूसरा है वेधन और बार बार अभ्यास, तीसरा है सामग्री को रट कर याद करना, चौथा उत्तेजना प्रक्रिया संग। तो हम मतलब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही रहेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। बाकी बार बार अभ्यास निगेटिव है, रट कर याद करना ये भी निगेटिव, उत्तेजना प्रक्रिया ये भी निगेटिव है, हमें पॉजिटिव ढूंढना था। तो 15 है, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग कहलाती है। पहला है डिस्फेजिया, दूसरा डिस्पैक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया, चौथा है डिसलेक्सिया। 15 नंबर का आप बताइए कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा डिस्पैक्सिया। 16 है, शिक्षार्थियों को उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीके क्या हो सकता है। पहला है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, दूसरा है ग्रेडिंग पद्धति को प्रयोग, तीसरा है तुलनात्मक मूल्यांकन, चौथा है उपरोक्त सभी। आप लोग बताइएगा कौन आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर रहेगा मूल्यांकन करने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। 17 नंबर है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। पहला है सहसावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है वृद्धावस्था। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा सहसावस्था। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है, हमें इसमें निगेटिव ढूंढना है। पहला हम देखते हैं याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, दूसरा छात्रों को सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, तीसरा है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, चौथा है बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल के विकास में सहायता करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर उद्देश्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा तीसरा गलत है, उद्देश्य नहीं पूछा है हमें। 19 है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य है उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाना, दूसरा है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालना, तीसरा है उनके सामाजिक विकास में बाधा डालना, चौथा है उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। नंबर 20 है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। पहला है जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, दूसरा है जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, तीसरा है जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, चौथा है जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। 21 है,
निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक का पोषण करता है? पहला है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। चौथा है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए शिक्षार्थियों को कोचिंग कराना। तो आप लोग बताइएगा 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। 22 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया था। पहला है उड़ान, दूसरा है परख, तीसरा है पंख, चौथा है प्रगति। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा परख है। 23 है एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसे बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ना का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहले शीर्षगामी, चौथा है समीप दूराभिमुख, तीसरा है साम्यधारा, चौथा है संरक्षण। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा समीप दूर भूमुख। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, दूसरा है विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, तीसरा है विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, चौथा है विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जहाँ केवल आ जाए वो नेगेटिव पहले है, आप लोग बिना पूरा प्रश्न पढ़े ही आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन नहीं वाला देखना है। चारों प्रश्न ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग, आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे देखेंगे 3 सही रहेगा 1 गलत रहेगा, तो आप समझ जाना नेगेटिव है। 25 है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? पहला है आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 26 है सुमेलित कीजिए। देखिए पहला है ए है सृजनशील बालक, सूची है, दूसरा है मौलिक चिंतन, ए है प्रतिभाशाली बालक, दूसरे इसमें हमें मिलान करना है। आप लोग देखिए मिलाइए फटाफट, देखते हैं किसका सही रहता है। इसमें रहेगा पहला बी है प्रतिभाशाली बालक, ये मिलेगा तीसरे से, और सी है मंदबुद्धि बालक अधियों की मंदगति, ये होगा दूसरे में, और पिछड़ा वाला चौथे में रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। सत्ताईस है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला है यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। दूसरा है यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए
तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। और तीसरा है शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित रूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। चौथा है यह सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें 27 देख लेना आप लोग, इसमें 27 का चौथा सही है और 28 है समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। पहले केवल 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 तीनों निगेटिव हो गए, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। और 29 है लिखने चलने टहलने बोलने की अक्षमता होती है। अप्रेक्सिया। और 30 नंबर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो बच्चे से संबंधित विद्यालय गतिविधियों से सभी पहलुओं को शामिल करता है। केवल दे दिया निगेटिव है, व्यक्तिगत विकास को शामिल ये भी निगेटिव है, सामाजिक अनुकूलन अक्षमता अनुकूलन दे दिए ये भी निगेटिव। हमारा ऑप्शन नंबर पहले। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों को 30 में से कितना सही हुआ है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।